नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स में 43 डेज का टाइम बच गया है, इसलिए मैं आपका ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए स्टार्ट करता हूं पॉलिटी एंड गवर्नेंस का रिवीजन। 5 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आएंगे, उन्हें सॉल्व कीजिए और जो स्कोर है वो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहते हैं, एक ही गो में, एक ही सिटिंग में सारे के सारे क्वेश्चन 15 साल के कवर करना चाहते हैं, तो 13 अप्रैल यानी कि कल 13 अप्रैल को 10 AM लाइव सेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो ज्वाइन कर लेना। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट आर्टिकल 239AA। प्लीज रीड ऑल द स्टेटमेंट्स एंड आंसर द क्वेश्चन। तो सही जवाब है A 1 and 3 ओनली। इसका तरीका है स्क्रीन पॉज करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना और फिर जब मैं डिस्कस करता हूं अपने आंसर को चेक करना। 239AA यह आर्टिकल दिल्ली और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड है। यह 1991 में 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था और यह बालकृष्णन कमेटी रिपोर्ट के बेसिस पे ही बनाया गया था। लेकिन बालकृष्णन कमेटी ने दिल्ली को स्टेटहुड देना रिकमेंड नहीं किया था। इसका मतलब दूसरी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहां पे लिखा है दैट द कमेटी हैड रिकमेंडेड ग्रांटिंग स्टेटहुड टू दिल्ली। तीसरी स्टेटमेंट है कि अगर एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में डिसएग्रीमेंट होता है तो वो प्रेसिडेंट को रेफर किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और इसी आर्टिकल 239AA के अंदर आपको मिल जाएगी। दैट मीन्स A 1 and 3 ओनली आर द 2 करेक्ट स्टेटमेंट्स। दिल्ली से रिलेटेड क्वेश्चन इसलिए क्योंकि दिल्ली में इलेक्शंस हुए थे वेरी रिसेंटली, सो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड। इसका एक्सप्लेनेशन आराम से पढ़ लेना। मेरे साथ बने रहोगे अगर इस वीडियो में, तो बहुत इंपॉर्टेंट एक अनाउंसमेंट करने वाला हूं। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिट ऑफ सर्टियोरारी इज और आर करेक्ट। आपने बताना है कि ये 2 स्टेटमेंट्स हैं, सर्टियोरारी की रिट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट्स सही हैं। स्क्रीन पॉज करें, अटेम्प्ट करें। ओके, सो द आंसर इज सिर्फ पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। द आंसर इज ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सर्टियोरारी इज वन ऑफ द 5 रिट्स that can be issued by the Supreme Court of India under Article 32 or High Court of India or High Court of a State under Article 226। सर्टियोरारी की रिट इशू तब की जाती है जब कोई एरर ऑफ लॉ नजर आता है या कोई कोर्ट, कोई अदालत अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाके कोई कदम उठाता है, कोई प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करता है। एरर ऑफ लॉ का मतलब है कि किसी कानून, उसकी अंडरस्टैंडिंग में, उसकी एप्लीकेशन में एक बहुत बड़ी गलती, ग्रेव मिस्टेक नजर आती है कोर्ट को, निचली अदालत में। अब दिस पर्टिकुलर रिट ऑफ सर्टियोरारी कैन बी इशूड टू अ जुडिशियल बॉडी दैट इज अ कोर्ट, कैन बी इशूड टू अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी दैट इज अ ट्राइब्यूनल और एन ऑफिसर हैविंग जुडिशियल पावर्स। किसी भी जुडिशियल या क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी या बॉडी को ये रिट इशू की जा सकती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी हां, बिल्कुल सही है। ये रिट ऑफ सर्टियोरारी सिर्फ और सिर्फ पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स के दौरान अवेलेबल होती है। द आंसर इज नो। सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि सर्टियोरारी की रिट से किया क्या जा सकता है, किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा दिए गए किसी ऑर्डर को, किसी निर्देश को खारिज किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है, जिसको अंग्रेजी में लीगल भाषा में क्वॉश कहते हैं। इसके अलावा प्रोसीडिंग्स को ट्रांसफर किया जा सकता है किसी दूसरे कोर्ट को, अगर ऐसा लगता है कि ज्यूरिसडिक्शन गलत है। मान लीजिए मद्रास हाई कोर्ट एक ऐसे मर्डर का केस सुन रहा है जो हुआ पंजाब के अंदर है, मर्डर किया पंजाब के सिटीजन का, रेजिडेंट का किया गया है और पंजाब के ही किसी निवासी ने किया है। दैट मीन्स आउट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है, इसीलिए वो ट्रांसफर किया जा सकता है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के पास। ऑफ कोर्स फर्स्ट इंस्टेंस पे ये नहीं जाने वाला है हाई कोर्ट के पास, नीचे से अपील होके गया होगा। नाउ दिस रिट कैन ओनली बी इशूड ड्यूरिंग पेंडेंसी। नहीं, काम खत्म होने के बाद, केस की जजमेंट आने के बाद भी ये रिट इशू की जा सकती है। इसका मतलब पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी गलत है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर यू गाइस, क्योंकि यूपीएससी में 13 अप्रैल को 42 डेज ही रह जाएंगे, 6 वीक्स का समय रह जाएगा, इसलिए आपके लिए स्पेशल ऑफर 42% ऑफ एक दिन के लिए सभी प्रीलिम्स 2025 के कोर्सेज पे आपको मिलने वाला है। दिस डिस्काउंट इज अवेलेबल ओनली ऑन द डे ऑफ 13th of April। दैट मीन्स अगर आप ये वीडियो 12 अप्रैल को देख रहे हैं तो ये रात 12 बजे से 12 AM से स्टार्ट होगा और 13 अप्रैल के
12 AM पर खत्म होगा. दैट मीन्स इट विल स्टार्ट फ्रॉम 13th April 12 AM एंड विल एंड ऑन एज सून एज द क्लॉक हिट्स 12 AM ऑन 14th April. तो इसे अवेल कर सकते हैं, लेकिन एक ही दिन का ये आपको बेनिफिट मिल सकता है. रैपिड रिवीजन फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2025, इसका सेकेंड राउंड स्टार्ट होने वाला है 21st से. फर्स्ट राउंड चल रहा है और सेकेंड राउंड स्टार्ट होने वाला है 21st of April से. किसी में भी आप एनरोल करना चाहते हैं कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स द कोड विल बी एप्लीकेबल. सो प्लीज ट्राई टू अवेल, स्पेशली फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिविजन ऑफ स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स is responsible for making the advice of the COM binding on the President of India? This is a relatively easy question. You all should be able to answer it. The correct answer is B, 42nd Constitutional Amendment Act of 1976. Now 42nd Constitution अगर मैं पूरा पढ़ाने लग जाऊं बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज जो इसके अंदर था वो ये कि आर्टिकल 74 में जहां पे ये लिखा गया है that there shall be a council of ministers headed by the prime minister to aid and advise the president, उसमें एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड कर दी. ये लिखा कि and the president shall act according to that advice, which made the advice of the council of ministers binding. 42nd अमेंडमेंट से ये किया गया, तो 44th अमेंडमेंट से इसमें थोड़ा सा क्वालिफायर डाल दिया गया, यानी एक एडिशनल चीज डाल दी गई. क्या? एक बार once the advice that has been given by the council of ministers can be sent back to the council of ministers for reconsideration. एक बार पुनर्विचार करने के लिए दोबारा से council of ministers को एडवाइस वापस भेजी जा सकती है, लेकिन अगर वही चीज दोबारा प्रेसिडेंट के पास आती है उन्हें मानना ही पड़ेगा. So at least 44th amendment put a kind of deliberative pause to this particular issue. बाकी जो अमेंडमेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर दिए गए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, कई बार हम इग्नोर करके चलते हैं, स्पेशली 38th और 43rd अमेंडमेंट को. 38th अमेंडमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इमरजेंसी से जस्ट पहले आता है. ये प्रेसिडेंट के डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, प्रेसिडेंट के डिक्लेरेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 या फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसको बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू कर देता है. ये कहता है कि जुडिशरी इस डिसीजन को रिव्यू नहीं कर सकती है, ना ही प्रेसिडेंट या गवर्नर के ऑर्डिनेंस इशू करने के पावर को वो रिव्यू कर सकती है, और ना ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस को वो रिव्यू कर सकती है. जाहिर सी बात है, एक तो कोर्ट जुडिशरी खुद इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, और 44th अमेंडमेंट से ये रिस्टोर कर दिया गया था द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. 43rd अमेंडमेंट 1977 वाज आल्सो वन ऑफ द अमेंडमेंट्स दैट वाज ब्रॉट टू रिपेयर द डैमेज डन ड्यूरिंग द इमरजेंसी. तो 42nd अमेंडमेंट से क्या किया गया था, बहुत सारे हाई कोर्ट की पावर्स कर्टेल कर दी गई थी. ठीक है, पार्लियामेंट के लिए एक स्पेशल आर्टिकल 31D ऐड कर दिया गया था, जिससे वो एंटी नेशनल एक्टिविटी के लिए स्पेसिफिकली कानून बना सकती है. ठीक है, ऑल दीज थिंग्स वर रिमूव्ड. ठीक है, जो पावर कर्टेल की गई थी वो भी हटा दी गई, पावर वापस दे दी. जो ये आर्टिकल 31D था उसको तो हटा ही दिया गया संविधान से, और हाई कोर्ट की जो पावर थी फंडामेंटल राइट्स के केस में रिट इशू करने की, 42nd अमेंडमेंट उसे ले गया था, वो वापस रिस्टोर कर दी गई बाय 43rd अमेंडमेंट. सो समटाइम्स सच अमेंडमेंट्स व्हिच यू डोंट रिवाइज नॉर्मली, वो भी कई बार पूछे जा सकते हैं. चौथा क्वेश्चन देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी कि यूपीएससी के बारे में एक सवाल है. सही जवाब क्या है इसका दोस्तों, पॉज करके बताइए. सही जवाब है बी, 2 and 3 ओनली. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो पहली स्टेटमेंट है वो गलत है. यूपीएससी की टोटल स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन ये स्पेसिफाई नहीं करता है. बेसिकली आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक वो पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बताता है. यूपीएससी सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, उसके चेयरमैन या उसके मेंबर्स कोई भी फर्दर अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. और इनकी जो सैलरी एंड पेंशन होती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होती है, और चार्ज एक्सपेंडिचर का मतलब वो एक्सपेंडिचर जिसके ऊपर ईयरली बजट के दौरान कभी भी वोटिंग नहीं हो सकती है. डिस्कशन माइट हैपन बट वोटिंग नेवर हैपन्स. तो इसका मतलब दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. अब कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जैक्टली यूपीएससी के बारे में क्या दिया गया है, इनकी अपॉइंटमेंट मेंबर्स और चेयरमैन की प्रेसिडेंट करते हैं. 1/2 ऑफ द मेंबर्स शुड बी दोज जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के लिए कम से कम 10 साल किसी पोजीशन पे नौकरी की है. दिस इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सो आई एम टेलिंग यू व्हाट इज एग्जैक्टली मेंशन्ड.
इनका टर्म 6 ईयर्स होगा और एज के हिसाब से 65 ईयर्स विल बी द अपर लिमिट, ये भी संविधान में लिखा है। ये मेंबर्स दोबारा से यूपीएससी के मेंबर दूसरी टर्म के लिए नहीं बन सकते हैं, ये भी इसमें लिखा है। और कैसे रिमूव किया जाएगा बिफोर देयर टेन्योर एंड्स, ये भी संविधान में लिखा गया है। बाकी डिटेल्स आप पीडीएफ में से जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन, इनमें से किस पर्टिकुलर बिल्स के लिए लोकसभा और राज्यसभा का जॉइंट सिटिंग बुलाया गया था? और कमेंट्स में मुझे जरूर यह भी बताना विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद जॉइंट सिटिंग। प्लीज टेल मी इन द कमेंट्स बिकॉज आई विल नॉट रिवील दैट टू यू। अब सही जवाब है इसका सी, 1, 2 and 3 ओनली। डाउरी प्रोहिबिशन बिल, बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल और प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल, 3 ही ऐसे कानून हैं आज तक भारत के इतिहास में जिसमें जॉइंट सिटिंग बुला के उन्हें पास किया गया है। जॉइंट सिटिंग की रिक्वायरमेंट सिर्फ इन 3 कानूनों में प्रोवाइड की गई है। तो जॉइंट सिटिंग बेसिकली क्या होता है, जब डेडलॉक आ जाता है, देयर इज अ डेडलॉक इन दैट पर्टिकुलर बिल। डेडलॉक का मतलब क्या है? डेडलॉक के मतलब 2 हो सकते हैं प्राइमरीली। नंबर 1, लोकसभा ने कोई बिल पास किया, राज्यसभा को दिया, लेकिन राज्यसभा ने उसमें कुछ अमेंडमेंट्स बताए। जब अमेंडमेंट्स बताए तो लोकसभा ने उन अमेंडमेंट्स को एग्री नहीं किया। दिस कैन बी वन रीजन। सेकेंड रीजन कैन बी, लोकसभा ने कोई बिल पास किया, राज्यसभा ने 6 महीने तक, 6 मंथ्स तक उसको मिल गया था बिल, लेकिन राज्यसभा ने कुछ किया ही नहीं उस बिल के लिए, ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ डेडलॉक। 3 बार इस प्रोविजन को इन्वोक किया जा चुका है। 1961 में डाउरी प्रोहिबिशन बिल के लिए, 1978 में बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल के लिए और 2002 में प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल के लिए। तो इन क्वेश्चंस के साथ आज का सेशन होता है समाप्त। 42% डिस्काउंट याद रखिएगा, एक ही दिन के लिए अवेलेबल है। प्लीज जो लोग तैयारी कर रहे हैं और जिनको किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत है, हमसे डिस्कस करना चाहते हो, हमारे ईमेल आईडी पे हमें संपर्क कर सकते हो, नंबर पे कॉल कर सकते हो। धन्यवाद और मिलते हैं आपसे जल्द।